Pregnant or planning? Get holistic support with 9 and Beyond, your trusted pregnancy companion. जब बात करते हैं ना फर्टिलिटी की, तो हम रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं टेस्ट्स पे, हार्मोन पे, एग पे और स्पर्म पे. स्ट्रेस इज ऑल्सो फर्टिलिटी किलर. जब आपकी बॉडी में क्रॉनिकली स्ट्रेस बहुत बढ़ा हुआ रहता है ना, तो आपके बॉडी के अंदर जो स्ट्रेस हार्मोन रहता है कोर्टिसोल, वो बॉडी को बोलता है कि नहीं, स्ट्रेस है बॉडी में, ओव्यूलेशन नहीं होगा. अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं, अगर आपको हैवी मेंस्ट्रुअल फ्लो है और आपको अनबेरेबल पेन हो रहा है ड्यूरिंग योर पीरियड्स, जनरली ये जो चीज़ है ना, अनबेरेबल पेन वाली चीज़ काफ़ी नेग्लेक्ट हो जाती है, ओवरलुक हो जाती है, और उसी की वजह से एंडोमेट्रियोसिस जैसे जो कंडीशंस होती हैं वो अर्ली डायग्नोस नहीं हो पाती हैं. अगर आप 35 से ऊपर हैं एंड आप 6 महीने से ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं, देन ऑल्सो यू शुड कंसल्ट अ फर्टिलिटी एक्सपर्ट. मेल फर्टिलिटी का जो हम देखते हैं वो है सीमन एनालिसिस. अगर प्रीवियस पास्ट हिस्ट्री रह चुका है मम्स का या क्रॉनिक फीवर का, इस तरह का कोई हिस्ट्री रहा हुआ, या टेस्टिकुलर इंजरीज का कोई हिस्ट्री रहा, अनडिसेंडेंट टेस्टिस अगर किसी की है, तो ये चीज़ें भी उनकी स्पर्म हेल्थ को काफ़ी अफेक्ट करती है. उनका वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा है, आर दे वर्किंग इन सम रेडिएशन वाला एरिया या फिर बहुत हॉट एरिया, क्योंकि जो टेस्टिस होती हैं, जो स्पर्म अपना जो फॉर्मेशन होता है वो काफ़ी टेम्परेचर सेंसिटिव होता है. तो अगर आप लैपटॉप लंबे टाइम तक गोद में रख के काम कर रहे हैं, तो उसका जो प्रोसेसर होता है वो नीचे होता है. प्रोसेसर अगर हॉट होता है तो वो आपके टेस्टिस को, आपके स्पर्म्स को नेगेटिव इफेक्ट डाल सकता है. गर्ल्स जिनको भी पीसीओएस हुआ है, उन सबको फर्टिलिटी इशू हो ये ज़रूरी नहीं है. अनकंट्रोल्ड थायराइड विल लीड टू रिपीटेड मिसकैरेजेस एंड अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ विल लीड टू बर्थ डिफेक्ट्स. बात सप्लीमेंट्स की आती है ना, तो फॉलिक एसिड सबको पता है. वो मेल्स उनको जिंक, सेलेनियम, विटामिन सी इन कोक्यू एंजाइम जो होता है, दैट इज अगेन अ सुपर एंटीऑक्सीडेंट. Hello and namaste. Once again, your friend and guide from 9 and Beyond, your holistic गर्भ संस्कार प्रेगनेंसी ऐप. हम लोग सब बात करते हैं प्रेगनेंसी की, पोस्ट प्रेगनेंसी की, प्री प्रेगनेंसी की भी, पर आपने कभी सोचा है इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कितना ज़रूरी है अपने आप को प्रिपेयर करना टू कंसीव इन द फर्स्ट प्लेस? हम कितने प्रिपेयर्ड हैं, इस सब चीज़ की जानकारी के लिए आज हमारे साथ बैठे हैं हमारे वी हैव विद अस डॉक्टर कृति शर्मा, who has come all the way from Surat to share her knowledge, empower you, because that's her passion. Empowering women's health is her passion. And she has gone again beyond her degrees to gain knowledge on being a gynecologist, fertility expert भी हैं, लेप्रोस्कोपिक सर्जन भी हैं, ताकि वो आपको वो हर चीज़ दे सकें, आपसे शेयर कर सके अपनी विजडम, जो आपको एम्पावर करे to prepare you for the journey of conception. Thank you so much, Dr. Kriti ji, आपके आने के लिए, for your precious time, which is so important. And thank you. We are very humbled and happy कि आज आप हमारे बीच में हो. Thank you so much, ma'am, for giving me this opportunity and this stage to enlighten other people and to share my knowledge. And मेरे knowledge से अगर मैं awareness जितना ज़्यादा फैला सकती हूँ, वो मेरे उससे अच्छी चीज़ मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती है. So thank you for giving me this opportunity and inviting me here. No, I think we are blessed कि आप जैसे लोग इतने पैशनेट हैं इस सब्जेक्ट के लिए और ऑडियंस तक पहुंचना चाहते हैं, उनको इतनी नॉलेज एंड विजडम शेयर करते हो इतने हैवी शेड्यूल्स में से. सो ऑनेस्टली वी एंड आवर ऑडियंस इज वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट. थैंक यू सो मच. थैंक यू. आप मुझे एक बात बताएं, हम सब समझते हैं इस बात को, यू नो, प्रेगनेंसी, प्रिपेयरिंग फॉर प्रेगनेंसी, बट लाइक वी सेड कि उससे भी ज़्यादा मैटर करता है कि हाउ प्रिपेयर्ड वी आर टू कंसीव, राइट? आपकी नज़र में एक कपल physically, emotionally, medically, and of course financially, how do they know कि वो अब ready हैं for parenthood?
मैम है ना, ये क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा पूछा। एंड जनरली है ना, इट विल नेवर कम लाइक अ गूगल नोटिफिकेशन पॉपअप कि नहीं अभी आप रेडी है, नो। बिल्कुल। एंड जहाँ तक कि हम बात करें कि हाँ, एक इंसान को प्रेगनेंसी तब प्लान करनी चाहिए जब वो मेंटली, फिजिकली एंड फाइनेंशियली रेडी है। बट बात यहाँ कब आती है, जब मेंटली फाइनेंशियल वाला जो एस्पेक्ट है और जो फिजिकल वाला जो एस्पेक्ट है वो कई बार क्रॉस में जाता है बिल्कुल। इन टूडेज एरा, अभी की हम बात करें तो। बट हाँ, मैं मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं जी। तो मेन 3 चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जी। हम बात कर रहे हैं। तो पहली चीज कि अगर आप रेडी हैं कि आपकी जो हैबिट्स है, स्मोकिंग, अल्कोहल, लेट नाइट सोना, आपकी स्लीप साइकिल, अगर आप वो सब चेंज करके हेल्थी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करने के लिए रेडी है, देन यस यू आर रेडी टू बिकम अ पेरेंट। सेकेंड चीज, आपके जो जनरल बेसलाइन टेस्ट वगैरह हैं, थायराइड, diabetes test, blood sugar levels, all those are under control, everything, you're physically fit, then yes it is. And the last and foremost thing which I really want to emphasize is timeline. Timeline, yes, age matters, it does. Biological clock is something real. So बात वही आती है, बायोलॉजिकल क्लॉक और जो आपके पर्सनल एंड प्रोफेशनल क्लॉक कई बार वो Clash. ही डायरेक्शन में चल रही होती है। बिल्कुल। बट दिस इज व्हाट इट इज। सो इसमें आप ऐसा देखेंगे कि इन योर 20s और initial 30s are the peak time when your fertility peaks, but जी। as you cross 30, 31, 32, धीरे धीरे वो fertility थोड़ा डिक्लाइन होना चालू करती है। किसी का fertility कैसे डिक्लाइन होगा, nobody can predict, Right. it is all subjective, but yes it does धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा डिक्लाइन होती है। आफ्टर 35 वो एक स्टीपली डिक्लाइन होती है, एंड आफ्टर 40s it becomes difficult to conceive naturally. You might have to take help of the assisted reproductive technology. जी। तो अगर आप, बट आई एम नॉट सेइंग कि इट इज इम्पॉसिबल टू बिकम पेरेंट आफ्टर 35, बट यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड विद ऑल consequences if you are delaying your, you know, wish to become a parent. And I always emphasize on it कि if you have something in my mind कि okay, we are not sure whether we want a kid in our life or we don't want a kid in our life currently, Right. and we don't know about the future, we will see. Somewhere in your mind it is there that okay, we will see. So I generally emphasize on this one thing कि science has become so advanced कि आप अपने एग फ्रीज करवा सकते हैं, आप अपने एम्ब्रियो फ्रीज करवा सकते हैं। टेक इट एज अ हेल्थ, टेक इट एज अ फर्टिलिटी इंश्योरेंस, इसको आप Right. एज अ फर्टिलिटी इंश्योरेंस लीजिए। एंड यस, अगर आपके पास में एक राइट पार्टनर अभी है तो यू कैन गो फॉर अ एम्ब्रियो फ्रीजिंग, एंड नहीं है तो आप अपना एग फ्रीज करवा सकते हैं। बिल्कुल। दैट यू कैन टेक डिसीजन इन योर लेट 20s एंड अर्ली 30s में, 31 32 तक अगर आप ये डिसीजन ले ले तो आप आगे के लिए थोड़े से निश्चिंत हो सकते हैं कि हाँ, अगर हमारा मन किया तो हमारे पास एटलीस्ट ये ऑप्शन ओपन है। ओके। सो आपकी नज़र में एज प्लेज अ वेरी इम्पोर्टेंट रोल इट इज, in इट the डज, fertility इट issues, डज, right? इट डज। So that as a couple they should keep in mind कि उनकी एज फैक्टर के हिसाब से they should decide कि how soon or how much they can delay this decision. यस यस Okay. यस। So like आपने जैसे इतने सारे points बोले, taking them one by one. So you were talking about you know, disease and all that stuff. So आपकी नज़र में besides the age, what are those health screening considerations? Yeah. You know, considering कि आज की दुनिया में जब इतना इन्फेक्शन फैला हुआ है, there's rubella, there's SIT, there is hepatitis, plus I mean साइंस ने इतने तरक्की करा है, तो आप क्या एडवाइस करते हो कि वो कौन सी स्क्रीनिंग, कौन से वैक्सीनेशंस हैं जिसकी वो हेल्प लेके अपनी बॉडी को बेटर प्रिपेयर कर सकते हैं कंसेप्शन के लिए? So there is something called a pre-conceptional consultation. Okay. कोई भी कपल अगर कंसीव करने का या अपनी प्रेगनेंसी प्लान करने का सोच रहे हैं तो उससे पहले उन्हें एक बार डॉक्टर को विजिट करना चाहिए। और प्री कंसेप्शनल मतलब कंसीव करने से पहले का जो कंसल्टेशन होता है उसमें वो अपना बेसलाइन ब्लड चेकअप उन्हें कराना चाहिए, जो जी। कि फीमेल्स के लिए हम करते हैं ब्लड ग्रुपिंग एंड हीमोग्लोबिन लेवल्स, थायराइड एंड शुगर लेवल्स। एंड मेल्स के लिए हम लोग जनरली जो बोलते हैं कि उनको थायराइड और शुगर लेवल्स उनके चेक करने चाहिए विद
with also blood group for male partner as well. जी एंड उसके अलावा हम लोग किसी किसी कपल्स के अंदर एज अ रूटीन टेस्ट, क्योंकि किसी किसी रीजन के अंदर, किसी किसी कम्युनिटीज के अंदर थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमियाज आर मोर प्रिवलेंट, तो उनके अंदर हम उस रिगार्डिंग टेस्ट भी हम लोग एडवाइस करते हैं, बिकॉज इट्स अ जेनेटिक कंडीशन एंड इट विल गो टू द नेक्स्ट जनरेशन. These are the basic tests we generally take care of. With having said that, इसके साथ में हम लोग serology test भी advise करते हैं, HIV, HbSAg and syphilis status. These are the basic tests. But if you with added to that, अगर आप फर्टिलिटी कंसर्न से अगर आप कुछ बोलते हैं तो हम उसके अलग से टेस्ट उसमें ऐड करते हैं फॉर मेल एंड फीमेल. बट दीज आर द बेसिक टेस्ट यू शुड टेक केयर ऑफ, यू शुड कीप इट इन माइंड. सो आपका ये कहना है कि कोई भी कपल अगर कंसेप्शन प्लान कर रहा है तो उससे पहले दे मस्ट गो फॉर द मेडिकल स्क्रीनिंग दीज थिंग्स, हाँ, right? So that they have the, एक तो उनके chances of conception gets better, yes, plus the fetus is healthier. यस मैम, यस डेफिनेटली. एंड विद दैट आप जब बात करते हैं तो आपकी जब हिस्ट्री ली जाती है तो आपको ये भी पूछते हैं कि कोई जेनेटिक कंडीशन तो नहीं है आपकी फैमिली में जो ऑलरेडी रनिंग है, या फिर आपकी मैरिज में कहीं कंसाइंग्विनिटी तो नहीं है जो कि आगे जाके आपके बेबी को उसके अंदर जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन आ सकता है. तो ऑल दोज थिंग्स ऑल्सो वी टेक केयर इन प्री कंसेप्शनल कंसल्टेशन. जी इफ रिक्वायर वी ऑल्सो एडवाइज यू द जेनेटिक काउंसलिंग एंड एवरीथिंग. सो right. ये सारी चीज़ें आप रेगुलर बेसिस पे जनरली नहीं करवाते, बट अगर आप पहले से प्लान करेंगे तो आप एक हेल्दी बॉडी में हेल्दी बेबी कंसीव कर पाएंगे. सो आपका कहने का मतलब जैसे जो आज के दिन में साइंस इतनी तरक्की कर रहा है, वी हैव जेनेटिक मैपिंग एंड वी हैव काउंसलिंग, तो ये हर इंसान के लिए नहीं है. इट्स नॉट फॉर एवरी कपल, इट्स ओनली स्पेशल केसेस व्हेन थ्रू दिस टेस्ट एंड स्क्रीनिंग आप रियलाइज करते हैं कि वहाँ पे एक इशू हो सकता है. यस, यस. तो मैम अगर आपकी ऑलरेडी फैमिली में कोई जेनेटिक कंडीशन रनिंग है, या फिर आपके प्रीवियसली रिपीटेड मिसकैरेजेस हो रखे हैं, या फिर है ना आपकी जो मैरिज है वो क्लोज रिलेशन में हुई है, जो हम कंसेंगुइस मैरिज बोलते हैं जिस चीज़ को, या फिर आपको पता है कि आपको थैलेसीमिया है या फिर सिकल सेल एनीमिया है, कोई जेनेटिक डिजीज आप में है, तो हम इसमें हिस्ट्री जब हमें ये मिलती है तो हम आपको एडवाइस करते हैं कि नहीं, आपको जेनेटिक टेस्टिंग के लिए जाना चाहिए विद जेनेटिक काउंसलिंग. वाई जेनेटिक काउंसलिंग इज इम्पॉर्टेंट? बिकॉज जेनेटिक काउंसलिंग में पता चलता है कि सिर्फ आप कैरियर है या आपके पार्टनर भी कैरियर है, आप दोनों कहीं सेम चीज़ के कैरियर है या आप सिंगल कैरियर है, और उस कैरियर स्टेटस से हमें ये पता चलता है कि नेक्स्ट जो आपकी प्रोजनी होने वाली, आपके जो बेबीज होने वाले, उसमें कितना प्रतिशत चांस है कि ये जो कंडीशन है आपके बेबीज में जाएगी. 25% चांस है या 50% चांस है. एंड कई बार किसी किसी कंडीशंस में क्या होता है कि हम विद द हेल्प ऑफ IVF प्लस प्री जेनेटिक टेस्टिंग से हेल्दी एम्ब्रियो बना के उस जेनेटिक कंडीशन को वहीं रोक देते हैं, नेक्स्ट प्रोजेनी में जाने ही नहीं देते हैं. जैसे थैलेसीमिया फॉर इंस्टेंस अगर अपन लें तो अगर एक ही कैरियर है थैलेसीमिया माइनर का, एक पार्टनर ही अगर कैरियर है दूसरा नहीं है, तो देर आर ओनली 25% चांस कि थैलेसीमिया माइनर एक बच्चे में होगा, बाकी 75% वुड बी नॉर्मल. और अगर आप दोनों भी कैरियर हैं तो 25% थैलेसीमिया मेजर होगा, 25% माइनर होगा, रेस्ट 50% वुड बी नॉर्मल. तो अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरे बच्चे के अंदर बिल्कुल थैलेसीमिया माइनर भी नहीं होना चाहिए, जनरली थैलेसीमिया माइनर तो आराम से जी ले, बट मेजर इज द मेन सीरियस लाइफ थ्रेटनिंग इशू, राइट? तो आप चाहते हैं कि नहीं, मैं इस डिजीज को यहीं पे ही खत्म करना चाहता हूँ, मैं ये वाले ट्रीट आगे अपने प्रोजनी में देने ही नहीं चाहता हूँ, तो आप विद द हेल्प ऑफ IVF एंड PGT-M और PGT प्री जेनेटिक टेस्टिंग जो हम एम्ब्रियोस करते हैं उसकी हेल्प से हम एक नॉर्मल एम्ब्रियो अगर ट्रांसफर करते हैं तो वो जेनेटिक चीज वहीं स्टॉप हो जाती है, उस जनरेशन पे ही स्टॉप हो जाती है, नेक्स्ट जनरेशन में आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होती है वो चीज. सो आई एम ग्लैड कि आपने जिस पॉइंट को इतना एम्फसाइज किया है, क्योंकि IVF इज ऑलवेज कंसिडर्ड इनफर्टिलिटी है, IVF में चलेगा. IVF की इतनी बड़ी एडवांटेज कि अगर आपको जेनेटिकली कुछ इश्यूज हैं एंड देन द सिलेक्शन ऑफ द एम्ब्रियो एज पर IVF सो दैट यू गेट अ हेल्दी फीचर्स, कल को आपकी नेक्स्ट जनरेशन में प्रॉब्लम जाए ही नहीं. आई थिंक इज द बिगेस्ट प्रॉबेबली देन हमारी साइंस की, जिसका आप एडवांटेज ले सकते हो. आप उस चीज को वही रोकना चाहते हो. बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक दिस इज अमेजिंग.
हम एज की बात कर रहे थे, राइट? समहाउ फर्टिलिटी और एज के इश्यूज हमेशा विमेन के साथ कनेक्टेड किए जाते हैं, राइट? मेल को कभी बहुत कम सुनने में आता है। आपकी नज़र में फॉर अ मेल ऑल्सो इज द एज टाइमलाइन इम्पोर्टेंट? व्हाट इज इट दैट दे शुड टेक केयर ऑफ सो दैट उनकी फर्टिलिटी वो क्या कर सकते हैं इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए, कंसेप्शन के लिए, राइट? टेल मी। तो मैम है ना, आपने बिल्कुल सही बोला कि जनरली जब हम फर्टिलिटी की बात करते हैं ना, तो पहले सारा फोकस फीमेल पे आ जाता है और मेल को फिर सेकेंडरी रखा जाता है। बट आई विल टेल यू 50% इन्वॉल्वमेंट होता है मेल फैक्टर का इन फर्टिलिटी। मतलब 50% कॉजेज आर बिकॉज ऑफ द मेल इनफर्टिलिटी। तो मुझे लगता है काफ़ी बड़ा हिस्सा है जो हम ओवरलुक कर देते हैं। चाहे आप कुछ भी बोल लीजिए इस चीज़ को अपना। No, it's a fact. हाँ It's important to let the world know, या to educate, like especially हमारे इंडियन कल्चर में ये एग्जैक्टली बहुत जरूरी है ये या समझना। जब कहते हैं कि एक कपल प्रेग्नेंट है, कंट्रीब्यूशन भी 50-50% है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो 50-50% है। इट्स अ टीम स्पोर्ट, इट्स अ Consumption- टीम वर्क, इट्स अ टीम स्पोर्ट, है ना? मतलब इट टेक्स टू टू टेंगो। Absolutely, बिल्कुल। तो है ना, ये चीज़ एक्नॉलेज करना बहुत ज़रूरी है कि जब बात फर्टिलिटी आती है ना, इट्स नेवर अ मेल और फीमेल, इट्स ऑलवेज अ कपल। Yes, It's always a couple. absolutely. You come together, you stay together, you face it together, and you conquer it together. Absolutely. It's always that. तो यस मैम, एंड हम बात करें मेल फर्टिलिटी की, तो जो मेन क्रिटिकल एस्पेक्ट है मेल फर्टिलिटी का जो हम देखते हैं, वो है सीमन एनालिसिस हम देखते हैं। और उसमें मेन जो फैक्टर्स हैं वो हम जो देखते हैं, दैट इज काउंट्स कितने हैं, मॉर्फोलॉजी कैसी है, बनावट कैसी है, एंड मोटिलिटी कैसी है, कि स्पर्म्स की स्पीड कैसी है उनकी। जी। अब ये जो सीमन है, जो ये फैक्टर्स हैं, वो अफेक्ट किससे होते हैं? वो अफेक्ट होते हैं उनकी लाइफस्टाइल से मेनली। अगर आप क्रॉनिक स्मोकर हैं, अगर आप एक्सेसिव अल्कोहल लेते हैं, ओकेजनल ड्रिंकिंग की नहीं बात कर, बट डेली जो एक्सेसिव अल्कोहल लेते हैं वो है, तो ये फर्स्ट ये लाइफस्टाइल थिंग, ओबेसिटी है, ये सारी चीज़ें स्पर्म हेल्थ को काफ़ी अफेक्ट करती है। दूसरी चीज़ हम जो बात करें स्पर्म के बारे में, कि उनका अगर प्रीवियस पास्ट हिस्ट्री रह चुका है मम्स का, या क्रॉनिक फीवर का, इस तरह का कोई हिस्ट्री रहा हुआ, या टेस्टिकुलर इंजरीज का कोई हिस्ट्री रहा, अनडिसेंडेंट टेस्टिस अगर किसी की है, तो ये चीज़ें भी उनकी स्पर्म हेल्थ को काफ़ी अफेक्ट करती है। तीसरा अगर हम बात करें उनका वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा है, आर दे वर्किंग इन सम रेडिएशन वाला एरिया या फिर बहुत हॉट एरिया, क्योंकि जो टेस्टिस होती हैं, जो स्पर्म अपना जो फॉर्मेशन होता है, वो काफ़ी टेम्परेचर सेंसिटिव होता है। तो अगर आप लैपटॉप क्रॉनिकली, मतलब लैपटॉप लंबे टाइम तक गोद में रख के काम कर रहे हैं, तो उसका जो प्रोसेसर होता है वो नीचे होता है। जी लंबे टाइम में अगर आप इस तरह काम करेंगे, तो वो प्रोसेसर अगर हॉट होता है, तो वो आपके टेस्टिस को आपके स्पर्म्स को नेगेटिव इफेक्ट डाल सकता है। अगर आप रिपीटेडली हॉट सोनाज ले रहे हैं, या फिर बहुत टाइट जीन्स पहन के बहुत ही ज़्यादा हॉट एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, दैट कैन ऑल्सो अफेक्ट योर स्पर्म हेल्थ। और अगर आप ऐसे एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं जहाँ आसपास में टेम्परेचर बहुत रेज्ड है, दैट कैन ऑल्सो नेगेटिवली अफेक्ट योर स्पर्म हेल्थ। तो ऑल दोज थिंग्स मेन शुड टेक केयर, कि ये सारी चीज़ें जो हैं उन्हें नहीं करनी चाहिए, ताकि उनकी स्पर्म हेल्थ अच्छी हो सके, और उनके ये सारे पैरामीटर्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अच्छे हो सके। विद हैविंग सेड दैट, स्मोकिंग तो मैं विलन ही मानती हूँ फर्टिलिटी का, क्योंकि it not only affects the count, it also damages the DNA inside the sperm. Absolutely. DNA fragmentation and all this happens because of the negative environment, reactive oxidation stress जो create करते हैं, उसकी वजह से DNA डैमेज होता है। तो वो काफ़ी हद तक डैमेज बहुत डैमेजिंग होता है, और आगे जाके वो हेल्दी एम्ब्रियो बनाने में बहुत ही, मतलब इट इज़ नॉट गुड। वो है आप मानेंगे ये चीज़ पहले भी आ चुकी है, कई गायनाकोलॉजिस्ट प्लेटफॉर्म पे बोल चुके हैं, एंड एवरी टाइम आई अपील टू एंड आई प्रे के आई होप समबडी आउट देयर फ्रॉम द गवर्नमेंट इज लिसनिंग टू दिस। यस जो हम लोग जो अपने सिगरेट पैक्स पे लिखते हैं, लाइक इट्स इंजूरियस टू हेल्थ, कॉजेज कैंसर, आज तक किसी ने असली फैक्ट नहीं बोला।
कि कितना बड़ा डैमेज कर रहा है when they are changing the DNA, the genetic condition of the egg, which means आप आने वाली कितनी पीढ़ियों को खत्म कर रहे हो. Yes, ma'am. Or it increases the chances of autism and schizophrenia in the babies. Just imagine, please somebody out there, आप सिगरेट पैक्स पे ये रखना शुरू करिए और फिर देखिए how smoking gets eliminated from Yes. this world, right? And also we have to address कि vaping जो vape Yes. sorry बिल्कुल also we have to address the vaping जो culture अभी है कि हम तो smoke नहीं करते, हम vaping करते हैं, तो vaping is even more injurious. Smoke में हमें पता है we are taking in nicotine, but vaping वाले उसके अंदर you don't know what all are toxins you are inhaling. Right. It is more injurious. So even vaping is not cool. It is more injurious. You know, it's so sad कि अगर कैंसर होता है तो एक जना शायद चला जाता है, लेकिन अगर कैंसर नहीं होगी, डीएनए डैमेज होता है तो आने वाली कितनी पीढ़ियां डैमेज होती हैं. इट इज सच अ बिग नेगेटिव. सो आई जस्ट होप एंड प्रे कि ये दुनिया इस बात को सुने और समझे कि एक द मेन हैव सच एन इम्पोर्टेंट रोल टू प्ले, राइट? यस एंड इस ग्रेविटी को समझे, इस चीज को, बिल्कुल. इस चीज की ग्रेविटी, इस चीज की डेप्थ को समझे. जो हम यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं जी. उसका कुछ इम्पैक्ट पड़े. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. ये बात बताए जैसे किसी कपल के लिए फॉर कंसेप्शन, what are the red flags which they can see, early signs जिससे उनको realize हो कि शायद कुछ fertility issue है and they should turn to a fertility expert? I will divide it into two things, male and the female. है ना. तो को फीमेल, अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं, अगर आपको हैवी मेंस्ट्रुअल फ्लो है और आपको अनबेरेबल पेन हो रहा है ड्यूरिंग योर पीरियड्स, जनरली ये जो चीज़ है ना, अनबेरेबल पेन वाली चीज़ काफ़ी नेग्लेक्ट हो जाती है, ओवरलुक हो जाती है, और उसी की वजह से एंडोमेट्रियोसिस जैसे जो कंडीशंस होती हैं वो अर्ली डायग्नोस नहीं हो पाती हैं. तो आई रियली रिक्वेस्ट कि है ना, कभी भी अपने पेन को आप लाइटली मत लीजिए. प्लीज़ यू शुड ऑलवेज कंसल्ट इफ़ यू फील दैट योर पेन इज़ वेरी अनबेरेबल एंड इट इज़ नॉट इवन coming down with the normal level of the painkillers. You should always consult a gynecologist. These are the signs for a female कि अगर उनके पीरियड्स में किसी तरह का कुछ भी उनको चेंजेस लग रहे हैं, इरेगुलर हो रहा है, महीनों महीनों तक नहीं आ रहा है या बार बार आ रहा है, तो ये सारे रेड फ्लैग साइंस है फीमेल के लिए. फॉर द और दूसरी चीज़ ऑल्सो फीमेल के लिए मैं बोलना चाहूँगी, अगर आप 35 से ऊपर हैं एंड आप 6 महीने से ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं, देन ऑल्सो यू शुड कंसल्ट अ फर्टिलिटी एक्सपर्ट. फॉर मेल आई वुड लाइक टू से कि अगर आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, आपको लो लिबिडो है, या फिर आपका जैसे हमने पहले बात करी थी अनडिसेंडेंट टेस्टिस है, या फिर प्रीवियसली मम्स का इन्फेक्शन रह चुका है, या फिर कोई टेस्टिकुलर इंजरी या वेरिकोसिल इस तरह का कुछ है, तो दीज आर द साइंस कि आपको कंसल्ट करना चाहिए Before you plan your बिफोर यू प्लान. हाँ, okay. दीज आर द मेजर रेड फ्लैग साइंस. आप बात कर रहे थे अबाउट लाइफस्टाइल, राइट, जिसमें आपने स्मोकिंग, अल्कोहल, स्ट्रेस, लाइक, बट एट द सेम टाइम वो कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं, एक्सरसाइजेज हैं, लाइक फॉर अ बेटर fertility, what you call enhancement, right? कि आप, what do you advise कि what are the good sides which they can adapt in their lifestyle to improve their chances of fertility? तो यहाँ पे हम बात करेंगे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन विद दैट जो हम साथ में जो सप्लीमेंट्स हम लेते हैं, है ना. तो जब बात सप्लीमेंट्स की आती है ना, तो फॉलिक एसिड सबको पता है, सबको मालूम कि वो है ना ब्रेन डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है, एंड बेसिकली इट प्रिवेंट्स द चांसेस ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट विच इज़ अ नाइट्रो डिफेक्ट. सो वो सबको पता है. उसके अलावा क्या इम्पोर्टेंट है अगेन मेल एंड फीमेल्स के लिए, और फीमेल्स उसके साथ में आप ले सकते हैं विटामिन डी, ओमेगा 3, B12 एंड एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट. Okay. एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट इज़ अ वेरी फर्टिलिटी फ्रेंडली डाइट. इन दैट बेरीज आ गई आपकी, आपके सीड्स आ गए, विटामिन सी रिच डाइट जैसे सिट्रस फूड्स आ गए, ये सब चीज़ें आपको आपकी बॉडी के अंदर फर्टिलिटी एनहेंस की तरह वर्क करती है. Okay. वो मेल्स एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट उनके लिए भी हेल्प करती है फॉर स्पर्म प्रोडक्शन एंड उसके मेंटेनेंस के लिए. जी. उसके साथ में उनको जिंक, सेलेनियम, विटामिन सी,
इन कोक्यू एंजाइम जो होता है दैट इज अगेन अ सुपर एंटीऑक्सीडेंट, वो सब चीज़ें उनको इन्वॉल्व करना चाहिए। बट जो भी सप्लीमेंट आप लें, ऑलवेज टेक इट अंडर गाइडेंस ऑफ योर डॉक्टर या एंड ऑलवेज गेट इट प्रिस्क्राइब्ड। क्योंकि क्या होता है, मेल और फीमेल के लिए इनका लेने की टाइम ड्यूरेशन अलग अलग होती है। तो प्लीज ऑलवेज कंसल्ट योर डॉक्टर एंड देन ओनली टेक एनी सप्लीमेंट्स। सो व्हाट आई एम गेटिंग आउट ऑफ टुडेज पॉडकास्ट इज के किसी भी कपल को प्लान करने से पहले दे मस्ट डू अ मेडिकल स्क्रीनिंग, राइट? दे मस्ट डू इट फॉर अ सिंपल रीजन। एक तो उनको ये मालूम पड़ जाएगा कि लाइक अगर कुछ प्रॉब्लम है, टेक केयर ऑफ इट बिफोर यू गो इन फॉर कंसेप्शन। एंड सबसे बड़ी बात है कि कोई डेफिशिएंसीज हैं, यू कैन मेक अप फॉर इट, टेक अ गुड डाइट, देन प्लान अ कंसेप्शन सो दैट द क्वालिटी ऑफ योर एग is at its optimum level, and you make a child which is very, very healthy. Right? Yes. Yeah. I think that is a very important point to learn today. That again emphasizing the see, आज तक हमें पता था कि planned pregnancies are better, even from the point of view of गर्भ संस्कार, because Yes, as a mental set, mind and body is Yeah. aligned. absolutely. But I think body की physical readiness की importance जो है बहुत 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 important in today's time, especially where the world is infested with disease. एक healthy Yeah. body only can carry a healthy child. With a healthy mind, of course, but yes, healthy body can only carry a healthy child. And having said that, ma'am, I also want to emphasize कि mental stress with the fertility जो है, तो है ना, ये हम काफ़ी जब बात करते हैं ना फर्टिलिटी की, तो हम रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं टेस्ट्स पे, हार्मोन पे, एग पे और स्पर्म पे। बट कोई भी ये सारे फिजिकल साइन, कोई भी मेंटल लेवल पे बात नहीं करता। तो आई रियली वांट टू से कि एड्रेस की है ना, स्ट्रेस इज ऑल्सो फर्टिलिटी किलर, Right. तो और विद दैट केमिकल्स एंड द पोल्यूशन एज वेल। जी, आई वाज गोइंग टू आस्क यू दैट जब आपने बात करी ना वर्क स्पेस की, तो आई सेड आज के दिन में लाइक वेयर पोल्यूशन एंड केमिकल्स आर जस्ट एवरीवेयर, फूड में, हवा में, सब जगह। व्हाट अबाउट दैट? Right. There are bisphenols, there are phthalates, all these are the endocrine disruptor chemicals. Okay, there are natural as well as the man-made. So what are endocrine disruptor chemicals? If they are exposed to our body for a very long time, तो वो हमारा endocrine system जहाँ से हमारी बॉडी में हार्मोन रिलीज होते हैं, उस एंडोक्राइन सिस्टम को डिस्टर्ब करता है, और उसी वजह से आगे जाके रिपीटेड मिसकैरेजेस और इनफर्टिलिटी जैसे इश्यूज हो सकते हैं। Right. तो इसका क्या करें, अभी ये है तो सब जगह है ऑब्वियसली, क्योंकि हमारे नॉर्मल पेंट्स में से लेके आप परफ्यूम्स में से लेके नेल जेल, नेल पॉलिश जो आप हम लगाते हैं, उन सब में ये सब होता है। तो अब इसको सॉल्यूशन क्या है कि आप कैसे अपना एक्सपोजर कम करें इसके लिए? तो ऑलरेडी ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमें अपना ये जो अर्थ है, उसका जो एनवायरनमेंट है, उसके लिए वी हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल, सो दैट जितनी भी ये केमिकल्स हैं वो एनवायरनमेंट में जाए ना, और अगर जाए तो प्रॉपरली डिस्पोज हों। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो टू मेक एनवायरनमेंट क्लीन। एंड सेकेंड थिंग, रीड द लेबल। जो भी आप खा रहे हैं, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, उसका लेबल पढ़िए। अगर आपको कहीं पे भी ये एंडोक्राइन डिस्टर्बर केमिकल के नाम उसमें दिखते हैं, तो डोंट यूज़ दैट। तो ये चीज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। थर्डली, गवर्नमेंट ऑलरेडी काफ़ी अपने साइड से कर ही रही है टू गवर्नमेंट कितना भी कर रहे, जब तक हम उसमें कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, वी कांट से कि गवर्नमेंट ने नहीं करा। हम ही तो गवर्नमेंट बनाते हैं। वी आर द सोसाइटी। सोसाइटी क्या है, आपसे और हमसे ही है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। इसीलिए मैंने पहले यही बोला कि इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। Absolutely our responsibility to keep the environment clean and healthy. यही सोच के कर लीजिए, हर इंसान को अपने बच्चे से बहुत प्यार होता है। आने वाले बच्चों के लिए बड़ी बड़ी ड्रीम्स होती हैं। एग्जैक्टली। तो आपकी सबसे बड़ी ड्रीम होनी चाहिए कि द वर्ल्ड शुड बी क्लीन एंड हेल्दी प्लेस फॉर देम टू लिव इन एंड बी बॉर्न इनटू। उसके लिए स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग as early as possible. Definitely. Right? That support the government. Support the government. Absolutely. Perfect point, like, And you also asked me regarding the mental health regarding that. So क्या होता है कि जब आपकी बॉडी में क्रॉनिकली स्ट्रेस बहुत बढ़ा हुआ रहता है ना, तो जी। आपके बॉडी के अंदर जो स्ट्रेस हार्मोन रहता है, कोर्टिसोल, Yeah. वो बॉडी को बोलता है कि नहीं,
स्ट्रेस है बॉडी में, ओव्यूलेशन नहीं होगा, राइट हार्मोन्स वो अपने कम कर देता है। तो अभी ओव्यूलेशन नहीं होता है तो आपके पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, एंड ये कॉर्टिसोल हार्मोन है, वो स्पर्म पे भी नेगेटिव इफेक्ट आता है। और आप स्ट्रेस रहोगे तो आप बिंज ईटिंग करोगे, आप सो नहीं पाओगे, आपकी स्लीप साइकिल खराब हो जाएगी। तो इन जनरल वो सब भी नेगेटिव इफेक्ट डाल रहे हैं आपकी फर्टिलिटी के ऊपर। तो वो दोनों साइड से आपको अटैक कर रहा है स्ट्रेस। एंड अगर आपका स्ट्रेस रहेगा तो कपल के बीच में इंटीमेसी भी लो हो जाएगी, दैट इंटीमेसी बिकम लाइक अ जॉब, वो एक नेचुरल इंटीमेसी तो रहेगी नहीं। एंड अगेन योर like your love life get hampered because of this, and again you won't be able to make love as often you want to. Again it will affect the fertility. So these are the factors, एक single मतलब stress है जो कि अफेक्ट कर सकता है इन वेरियस वेज। तो अब इसके लिए क्या सोल्यूशन है, क्या करना चाहिए बेसिकली? तो जी बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कपल को ना काफ़ी ओपनली बात करनी चाहिए एक दूसरे से, कि तुम्हारा क्या मेंटल लेवल चल रहा है, मेरा क्या मेंटल लेवल चल रहा है, मेरे दिमाग में क्या चिंताएं हैं, आपके दिमाग में क्या चिंताएं हैं। यू शुड टॉक वेरी ओपनली विद योर पार्टनर, यू शुड टॉक everything with each other, become like each other's best friend. या एब्सोल्युटली एंड सेकेंडली जो भी आपकी माइंड को काम करे, जैसे योगा हो गया, मेडिटेशन हो गया, वो सारी चीज़ें आपको अपनी डेली लाइफ में प्रैक्टिस करनी चाहिए। राइट और फिर भी आपको लगता है कि नहीं, थिंग्स आर समटाइम्स आउट ऑफ आवर हैंड, डोंट शाई अवे टू सीक हेल्प, you should not. This is another stigma in our society, but it should not be. You should talk openly about it, and you should not shy away to take help. राइट Go take therapies. If you want, take couple therapies, but work on that. Work on your relation. Work on yourself. राइट Always to make yourself better. क्योंकि आप जैसा आपने बोला, हेल्दी माइंड में ही, हेल्दी बॉडी में ही हेल्दी प्रेगनेंसी रह सकती है। बिल्कुल Even if you are conceived but you are not okay from your mental status, it's not good. या And create a positive environment with the help of your friends and family in your surrounding. Yeah. कि आसपास में सबके साथ में थोड़ा बहुत हंसी मजाक करके, कैसे भी करके, एक अपना पॉजिटिव अच्छा एनवायरनमेंट अपने आजू बाजू में क्रिएट करें। राइट सो आई फील दैट रियली हेल्प्स। इवन जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड रहते हैं, उनमें अगर हम IVF वगैरह भी करते हैं, इट अफेक्ट्स दैट रिजल्ट्स ऑल्सो। मतलब उसमें भी चांसेस कम हो जाते हैं इफ़ यू आर टू मच स्ट्रेस्ड एंड if you are too much anxious. I understand it comes naturally with the human या nature. It's easier said than done, बिल्कुल but we have to work towards it. If we will not work, then who will work for it? absolutely so I think one of the things which I can say is कि when we say work towards it, we try to work on each other. Actually, we should work on ourselves. Yes. Just then we start working on ourselves, automatically, and this goes for every couple. So everybody works on themselves, except the partner for what they are. Yes. Right? I mean, cards have been dealt. Yes. How we play is what is important. Yes. Right? Yes. So उन्हीं cards को यही parameters हैं. Now how we accept each other, so that हमारी वो जिसको बोलते हैं ना, emotional acceptance should be better. Yes. That readiness, am I right? Yes. Should be much better than anything else. एंड आप बेबी तो ले आओगे, ठीक है, बट आपका बॉन्ड अगर स्ट्रांग नहीं रहेगा एज ए कपल, तो आगे जाके भी डूइंग बेबी इज नॉट आंसर फॉर एवरीथिंग. थिंग्स विल गेट मोर कॉम्प्लिकेटेड. Absolutely. सो वट एवर इट इज, आपका रिश्ता पहले है. बिल्कुल आपको अपने रिश्ते पे भी काम करना होगा. दिल होता है, तो वो भी काफी इम्पोर्टेंट होता है. मतलब मुझे ये लगता No, you're absolutely right. I had read it somewhere that जैसे आपको रोज प्लांट को वाटर करना पड़ता है, हर रिलेशनशिप को रोज ऑन अ डे टू डे बेसिस वाटर करके नर्चर करना है पड़ता बहुत जरूरी. है. अगर आप करेंगे तो ही सक्सेसफुल रिलेशनशिप से एक सक्सेसफुल आउटकम होगा, जिसका रिजल्ट आपका संसार. As simple as that. एंड मैम आप बिलीव नहीं करेंगे, आपने कई बार ऐसा सुना होगा कि हनीमून पे गए, सोचा नहीं था पर प्रेग्नेंट हो गए, Yeah. है ना? तो है ना,
और कई बार मैंने भी ऐसा देखा है अपने प्रैक्टिस में कि काफ़ी सारे कपल्स मेरे पास आते हैं कि पहले 3-4 बार उन्होंने आईयूआई कर लिए होते हैं और अभी उनका नेक्स्ट प्लान यही होता है कि अब ठीक है, अब हम आईयूआई होगा, नेक्स्ट हम आईवीएफ ही कराने जाने वाले हैं, बट बिफोर दैट वी वांट सम ब्रेक। उस आईवीएफ कराने से पहले, प्रोसीजर से पहले वी वांट सम ब्रेक। और जब वो ब्रेक लेते हैं 1-2 महीने का, क्योंकि उस टाइम पे वो कुछ सोचते नहीं है इतना ज़्यादा, क्योंकि उन्हें तो पता ही है कि हमें अभी आईवीएफ ही कराना है, ठीक है। इन दैट ब्रेक पीरियड दे कंसीव। यस। दे कंसीव। जी। आप देख रहे हैं, तो स्ट्रेस या कितना बड़ा फैक्टर कई बार होता है, एंड काफ़ी छोटी चीज़ है, बट कई बार इट वर्क्स दैट वे कि आप जो एकदम निश्चिंत होके बिना कुछ ज़्यादा सोचे समझे कई बार चीज़ें करते हुए, इट वर्क्स इन योर फेवर ऑल्सो। आई जस्ट रेड इट टुडे। ये जो स्ट्रेस चीज़ है ना, ये कहाँ से आती है? जब आपका एक्सपेक्टेशन और रियलिटी मिसमैच करती है, बहुत सही बोला। स्ट्रेस हो जाती है। यस यस यस, सही बोला आपने। It's very important to live in reality. Yes, we all have expectations, but that's okay. That should turn into prayers so that आपकी जो reality है वो आपके expectation से match कर जाए. And I think prayers and reality together will give better results than expectations and reality, right? डेफिनेटली मैम, बिल्कुल आपने एकदम राइटली इसको प्लेस किया है। So you were talking about the timeline, right? How important is the uh, timing of intercourse and ovulation important? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ओव्यूलेशन डे और फर्टिलिटी विंडो ना, ये 2 अलग-अलग चीज़ें होती हैं, है ना? तो काफ़ी लोग सोचते हैं कि हम पीरियड के उस एक दिन जब अंडा फूट रहा है, तब हम अगर इंटरकोर्स करेंगे वी शुड गेट प्रेग्नेंट। नहीं, इट डज़ नॉट वर्क दैट वे। Okay. तो ओव्यूलेशन एक दिन होता है, अंडा आपकी बॉडी में 12 से 24 घंटे ज़िंदा रहता है, जो आपके स्पर्म है वो 3 से 5 दिन आपकी बॉडी में ज़िंदा रहते हैं। तो जो ओव्यूलेशन से 4 दिन आगे और ओव्यूलेशन के 1 दिन बाद तक के जो दिन होते हैं, वो आपका फर्टिलिटी विंडो कहलाता है। Okay. एंड ऑल्सो विद दैट कि मैं ये ऐड करना चाहती हूँ कि काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि हाँ, सिर्फ वो ओव्यूलेशन वाले दिन हमने अगर इंटरकोर्स किया और हम लोग प्रेग्नेंट हो जाएंगे। नहीं, आपको उस फर्टिलिटी विंडो में और उसके आसपास में हर दिन नहीं, दैट इज ऑल्सो नॉट ह्यूमनली पॉसिबल, Right. बट 2 दिन में एक बार या 1 दिन छोड़ के एक बार अगर आप इंटरकोर्स करेंगे तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये चीज़ काफ़ी लोगों को इसका पता नहीं होता है कि फर्टिलिटी विंडो क्या होती है, ओव्यूलेशन क्या होता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओव्यूलेशन डे भी मैं बता देती हूँ कि क्या होता है। ओव्यूलेशन डे आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। Yeah. जैसे अगर आपका मासिक है, वो पहली चीज़ आपके मेंसेस रेगुलर होने चाहिए। 7 दिन आगे पीछे कंसिडर नॉर्मल किया जाता है, बट रेगुलर होना चाहिए। अगर आपके मासिक रेगुलर हैं, तो सपोज़ अगर आपके मासिक 28 डेज़ की साइकिल है, तो उसमें से जो 14 डेज़ जो रहते हैं, वो हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। तो आप 28 डेज़ में से 14 माइनस करेंगे तो आपका 14th डे ओव्यूलेशन हो रहा है। अगर आपकी मासिक है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 30 दिन की है, तो आप उसमें से 14 अगर माइनस करेंगे तो आपका 16th डे ओव्यूलेशन हो रहा है। जी। सो दैट इज योर ओव्यूलेशन डे, दैट्स हाउ यू कैन कैलकुलेट योर ओव्यूलेशन डे। Right. और उस ओव्यूलेशन डे के 4 दिन पहले और 1 दिन बाद तक की जो विंडो रहती है 5-6 दिन की, वो आपकी फर्टिलिटी विंडो कहलाती है। हैविंग सेड दैट, कई बार हम प्रैक्टिकली अगर सोचें हमारी लाइफस्टाइल में काफ़ी प्रेशर आ जाता है कि अरे फर्टिलिटी विंडो चल रही है एंड हम नहीं इंटरकोर्स कर पा रहे बिकॉज ऑफ द वर्क एंड ऑफिस टाइमिंग, क्योंकि वी ऑल आर इन नाउ जॉब एंड हमारा काफ़ी शेड्यूल वैसा रहता है। तो इसको बिल्कुल भी एक वो नहीं बना लेना है अपना, उसको जॉब नहीं जॉब नहीं बना लेना है, क्योंकि कई बार ना इस प्रेशर के चक्कर में मेल पार्टनर परफॉर्म भी नहीं कर पाते हैं, बिल्कुल। क्योंकि इतना प्रेशर आ जाता है उनके ऊपर कि अगर जी। इफ वी हैव नॉट डन टुडे तो क्या होगा, है ना? और कभी ऐसा नहीं है कि एक 24 आवर्स ही है तो अगर नहीं हमने किया तो कुछ है, बिकॉज फॉर्म 2 से 5 दिन जिंदा रहते हैं। तो अगर आपने 2 दिन पहले भी अगर इंटरकोर्स किया है या 2 दिन बाद भी किया है, मतलब 2 दिन पहले भी अगर आपने इंटरकोर्स किया है, तो Yeah. इट्स ओके, स्पर्म विल बी देयर टू ओव्यूलेट दैट एग। Right. तो इसको बिल्कुल एक जॉब और वैसा नहीं बना देना है, आपके पार्टनर की भी आपको रिस्पेक्ट करनी है। तो बिल्कुल। व्हाट आई जनरली सजेस्ट माय पेशेंट कि मेक इट एज योर सेकंड हनीमून पीरियड Yeah. एंड डू इट फॉर योरसेल्फ। Yeah. आप
मेक लव फॉर योर सेल्फ या एंड जो भी आपका साइकिल है उसमें डे 6 से लेके डे 18 या फिर डे किसी किसी के पीरियड 6-7 डेज तक भी चलते हैं, तो डे 8 से लेके डे 18 तक ट्राई टू हैव एज मेनी टाइम एज मच यू कैन Yeah. हैव इंटरकोर्स। राइट जितना ऑफन आप कर सकते हैं आप करिए, एटलीस्ट एक दिन छोड़ के एक दिन तो 2 दिन छोड़ के एक दिन तो करिए ही करिए। जी तो कभी ना कभी तो आप उस फर्टिलिटी विंडो में हो ही रहेंगे एंड कंसिडर इट एज योर सेकंड हनीमून। राइट डू इट फॉर लाइक जैसे आप हनीमून में यू आर इन क्रेजी फॉर ईच अदर एंड उस टाइप का एनवायरनमेंट क्रिएट करिए, उस टाइप का अपने रिलेशनशिप में फिर से लेके आइए एंड डू इट फॉर योरसेल्फ। आप दोनों के रिलेशन के लिए यू ट्राई टू मेक लव एज मच एज यू कैन। या सो बेसिकली होल आइडिया इज के बी इन लव. बी इन लव। As simple as that, right? Yeah. So when you're planning conception, especially, be in love and don't take it as a job. Yes. Do not worry about it. Just stay in love, be in love, and then, of course, try. Yeah. Like, and so emotional readiness, like what we are saying, is more important than anything else. यस एंड Yeah. ऐसा मिरेकल मत एक्सपेक्ट करिए Yeah. कि हमने 1 महीना ट्राई किया 2 महीना ट्राई किया एंड इट शुड हैपन, व्हाई इट इज नॉट हैपन। I think is what try कोई निकाल देना चाहिए. हाँ, है ना? Just live. Just live your life. Like two people in love should. या Right? Now somebody is planning a conception. आपने अपनी स्क्रीनिंग करा ली, आपने राइट स्टेप्स ले लिए, राइट न्यूट्रिशन कर लिया, हैबिट चेंज कर ली. Now you're absolutely ready. Just be in love and live your life, and the good results will. या एंड मतलब और अपना किसी का कंपेयर भी मत करो कि उसका 1 महीने में हो गया 2 महीने में, मेरा क्यों नहीं हो रहा। डोंट एवरीवन हैज देयर ओन टाइमलाइन, एवरीवन हैज देयर ओन जर्नी, सो डोंट कंपेयर, डोंट एक्सपेक्ट फॉर अ मिरेकल। हाँ, So आप जैसे ये बात बोल रहे हो, coming back to this, जब हम red flags की जैसे बात कर रहे थे, so when is the time when you feel a couple should see the fertility expert? सो मैम अगर आप 35 से कम एज के हैं और आप आपके सारे टेस्ट वगैरह नॉर्मल हैं, कंसीडरिंग कि आपके सारे टेस्ट्स वगैरह नॉर्मल हैं एंड आप 35 से कम एज के हैं और अगर आप 1 साल से ट्राई कर रहे हैं इंटरकोर्स विदाउट एनी कॉन्ट्रासेप्शन और आपको नहीं सफलता मिली है, तो आपको फर्टिलिटी एक्सपर्ट को मिलना चाहिए। और अगर आपकी एज 35 से ज़्यादा है और अगर आप 6 महीने से ट्राई कर रहे हैं और अगर आपको सफलता नहीं मिली है, देन यू शुड गो एंड मीट अ फर्टिलिटी एक्सपर्ट। Right. These are the standard things, but also for a Indian scenario, मैं थोड़ा सा इस 35 को आगे खिसका देती हूँ। माई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मैं बोलती हूँ कि अगर आप 33 या 33 से ज़्यादा हैं तो अच्छा 1 साल से अगर आप ट्राई कर रहे हैं और अगर आपको सफलता नहीं मिली है तो प्लीज़ कंसिडर सीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट। और हाँ, ऑफ कोर्स 35 के बाद में तो 6 मंथ्स के आफ्टर you should see that. That's a timeline. यस। What would be your most precious advice from your experience of a career, which you would want to give to the couples when it comes to planning a conception? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कि डोंट मेक इट एज अ जॉब। इसको है ना बहुत ज़्यादा एकदम दिमाग में लेके नहीं करना चाहिए। यस, जी। यू शुड बी अवेयर ऑफ ऑल योर रियलिटीज़ एंड ऑल योर टेस्ट एंड ऑल योर फिजिकल रेडीनेस। यस, बी अवेयर होना एक अलग बात होती है, बट उस चीज़ को अपने माइंड पे हावी करना दूसरी बात होती है। जी तो यस, बी इन लव, दोनों बी प्रिपेयर्ड physically also, mentally also, and just go for it. Start trying. जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे आपको नहीं पता चलेगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ट्राई करना मतलब यू हैव टू Yeah. स्टार्ट मेकिंग लव एंड यू हैव टू Yeah. गो फॉर इट। सो यस, you start the journey. Yeah. If I would say, you have to start your journey, you have to start trying. Once you will start, you will know where do you stand, right. and then you can handle the consequences accordingly. बिल्कुल Even if you get stuck somewhere, don't just get too much depressed and बहुत ज़्यादा दुखी नहीं हो जाना है, बिकॉज साइंस इज सो एडवांस कि आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। आपके पास काफ़ी सारे आजकल तो बहुत ऑप्शंस हैं। साइंस इज देयर टू हेल्प, लाइक रिप्रोडक्टिव मेडिसिन जो हमारी ART है, इट इज़ एवरीथिंग फॉर द फर्टिलिटी। तो आपको नेक्स्ट
आप क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन बेस्ड अप्रोच रख के यू शुड गो फर्दर rather than Guessing up. stressing out. Like they're a blessed generation where science has reached a stage that it can really, really help. Yeah. So never shy away from taking that help. Yes. Never shy away from talking. कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. Hitches होते हैं. Right. कोई बात नहीं. Everything can be overcome. Yes. और वो कोई there's nothing to be ashamed of. Yes. And आपको वायरल हो सकता है तो आपको कोई रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम भी हो सकती है. What is the big deal? उसमें आपका क्या हाथ है? exactly. And your Yeah. social stigma has to break down. ये टेबू अब बहुत पुराना हो चुका है, अब इसको जाना ही पड़ेगा. वी हैव टू मेक अ सोसाइटी हमारे आजू बाजू में जो इस चीज को सपोर्ट करे, जो इस फीमेल को, जो उन कपल को सपोर्ट करे, ना कि है ना उन लोग को और स्ट्रेस आउट करे. पर आई थिंक ये चीज हम खुद ही तोड़ सकते हैं. यस. See, the new generation, they are so educated, right? So why should we worry about सामने वाला क्या सोचेगा? It doesn't matter. जो आपके अपने हैं वो अच्छा ही सोचेंगे. एग्जैक्टली. इनफैक्ट वो फिल्टर आउट हो जाएंगे जो अच्छे नहीं सोच रहे हैं क्योंकि आपके अपने नहीं है. राइट, उनको फिल्टर आउट कर दीजिए. यस. बिल्कुल, एब्सोल्युटली सो. एंड जो भी है लाइफ में उसको आप दोनों साथ में मिलके हैंडल करिए. एंड फिर जो भी होता है रेस्ट यू लिव इट ऑन अ गॉड. बाकी जो भी होगा रेस्ट लिव इट ऑन अ गॉड, बिकॉज लाइफ बहुत लंबी होती है ना. इट डज नॉट एंड विद जस्ट वन फर्टिलिटी थ्यू. या एब्सोल्युटली. आई मीन लाइफ में बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं. और भी चीजें बहुत कुछ है लाइफ में टू अचीव, टू लिव फॉर, look forward to on a day-to-day basis, minute to minute basis. बिकॉज आई कम अक्रॉस सो मेनी women जो कि सब कुछ ट्राई करते हैं, स्टिल अनफॉर्चुनेटली वॉट एवर इट इज दे डोंट गेट सक्सेस एंड दे स्टॉप लिविंग देयर लाइफ. आई वाज लाइक कि अरे ये एक एस्पेक्ट है लाइफ का, इट इज नॉट द लाइफ. है ना, आपने सब कुछ ट्राई किया, आपने अपने हिसाब से भी ट्राई किया, आपने साइंस के हिसाब से भी ट्राई किया. You just pray to God and accept the reality and start living life again. बिल्कुल. And maybe think of the adoption if you really want. Yes. And if you don't want to adopt, then start living life. Don't stop. बिल्कुल, बिल्कुल. I mean, yeah, just one aspect of your life cannot make you stop living. वो बोलते हैं ना, I was worried for a pair of shoes till I saw a man or a person without legs. Yeah. So we have so much to be in gratitude for. कि अगर एक चीज़ नहीं मिली है शायद उसके पीछे एक बड़ा पर्पस था गॉड का, उसको एक्सेप्ट करें, आगे बढ़ें एंड मेक योर लाइफ ब्यूटिफुल. यस, absolutely. Like we say, सबसे बड़ी responsibility for each one of us is to make this world first a beautiful place whereby the next generation can be brought in before anything else. Yes. है ना, उस मंदिर को पर उतना सुंदर तो मना ना भगवान आए वहाँ पे. यस, लिटरली सो. आप जैसे मेडिकल कंडीशंस के बारे में बोल रहे थे, लाइक यू गिव एग्जांपल ऑफ थायराइड एंड डायबिटीज, लाइक एंड विमेन में जैसे पीसीओएस होता है, एंडोमेट्रियोसिस होता है. अगर ये कंडीशंस हैं, पहली बात तो ये फर्टिलिटी को कैसे इम्पैक्ट करती है, एंड सेकेंडली व्हाट शुड द कपल डू डिफरेंटली to overcome this? Yes, ma'am. So, ma'am, PCOS, first of all, I want to say it's not a disease. काफ़ी लोग इसको बहुत ज़्यादा सुन के है एकदम से हो जाता है हाय राम हाय तौबा क्या हो गया मुझे, कोई चीज़ लो दे गेट वेरी स्कैर्ड. और आजकल ये बहुत कॉमन है PCOS. इट्स बेसिकली इट्स बेसिकली अ हार्मोनल इम्बैलेंस कंडीशन. जी. तो PCOS वालों का जो मेन इशू वो जो कम अक्रॉस करते हैं वो है कि उनका ओव्यूलेशन नहीं हो पाता है और उसकी वजह से उनके पीरियड्स काफ़ी इरेगुलर हो जाते हैं. विद दैट देयर इज वन स्पेक्ट्रम ऑफ PCOS व्हिच इज अ ओबीज PCOS. देयर इज अनदर स्पेक्ट्रम इज लीन PCOS. तो उसमें मेन चीज़ें जो वो कम अक्रॉस करते हैं विद द फर्टिलिटी एस्पेक्ट इज दैट. हैविंग सेड दैट, सब गर्ल्स जो जिनको भी PCOS हुआ है उन सबको फर्टिलिटी इशू हो ये ज़रूरी नहीं है. जी. This has to be cleared कि not all PCOS female face the fertility issue. No. तो अगर किसी को बहुत ज़्यादा मतलब अगर किसी को एनोवुलेटर साइकिल्स हो रही हैं, उनके पीरियड बहुत ज़्यादा इरेगुलर, तो हो सकता है कि उनको आगे जाके फर्टिलिटी इशू शायद हो. बट उसके लिए भी सबसे इम्पॉर्टेंट एंड फॉरमोस्ट चीज़ जो PCOS के लिए वो कर सकते हैं इज लाइक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन.
उनके लिए सबसे पहला स्टेप ही वही है, क्योंकि वो बहुत जल्दी वेट गेन करना का उनका टेंडेंसी रहता है। ओके तो उनको डाइट, एक्सरसाइज, स्लीप साइकिल, इस सब पे उनको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। नॉर्मली भी आफ्टर 27 ऑफ एज एंड आफ्टर 30s हमारी बॉडी जैसे जैसे एज होती है, हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट थोड़ा कम होता है एंड वी ऑल टेंड टू गेन वेट। बट पीसीओएस वालों का ना ये थोड़ा बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं, जो ओबीस पीसीओएस स्पेक्ट्रम आता है, मतलब वो हवा भी खाएंगे तो भी उनको वेट गेन हो सकता है जनरली। तो उन लोगों के लिए ये और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ओके दूसरी चीज़ जो हम बात करेंगे एंडोमेट्रियोसिस के लिए, तो वो क्या होता है कि इसके जो सिम्टम्स होते हैं ना वो काफ़ी बार ओवरलुक हो जाते हैं। तो उसकी वजह से वो डायग्नोज ही इतना लेट होता है कि काफ़ी एडवांस वो तब तक हो चुकी होती है तो एंडोमेट्रियोसिस के जो सिम्टम्स होते हैं वो हैवी मेंस्ट्रुअल पीरियड हो गया, या फिर उनको इतना अनबेरेबल पेन होता है कि वो मेडिकेशन से भी है ना कम नहीं होता, उनका डेली रूटीन हैम्पर हो जाता है। कई बार ऐसा भी सिम्टम्स होते हैं कि उनको क्रॉनिकली फटीग फील होता है, उनको उनके ड्यूरिंग देयर बाउल मूवमेंट, ड्यूरिंग देयर यूरिनेशन दे फील पेन, या फिर ड्यूरिंग इंटरकोर्स दे फील पेन। तो ये सारे सिम्टम्स एंडोमेट्रियोसिस के इर्द गिर्द घूमते हैं। और एंडोमेट्रियोसिस में मेन चीज़ क्या होता है कि उसमें रिएक्टिव ऑक्सीडेटिव रेडिकल्स बनते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि वो कई बार ओवेरियन जो अपना रिजर्व होता है, एक गाउंट होता है, उस पे भी इफ़ेक्ट डालता है। दूसरा जो एस्पेक्ट होता है इसका कि अंदर ना उसमें एडहेशन मतलब एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के साथ में ना चिपक जाता है। ओके अगर मैं इसमें ज़्यादा बात करूँ तो मेन जो इसका जो कारण होता है उसका पैथोफिजियोलॉजी होता है। तो उसमें क्या होता है कि जो टिश्यू आपके यूट्रस के अंदर वाली लाइनिंग के जो होते हैं, एंडोमेट्रियम के होते हैं, वही सेम टिश्यू आपके यूट्रस पे, फैलोपियन ट्यूब पे या उसके इर्द-गिर्द वहाँ पे डिपॉज़िट होते हैं। तो जब-जब आप ब्लीड करते हो हार्मोन के इन्फ्लुएंस से, तो जो यूट्रस के अंदर की लाइनिंग है वो तो नॉर्मल वेजाइना के थ्रू ब्लीड होके बाहर आ जाती है। जी बट जो इर्द-गिर्द में जो सेम टिश्यू है, वो भी ब्लीड करते हैं। उसकी ब्लीडिंग अंदर ट्रैप हो जाती है और उसकी वजह से अंदर इन्फ्लेमेटरी चेंजेस होते हैं। वो आपस में एक दूसरे ऑर्गन को चिपक जाते हैं, उसको हम एडेशंस बोलते हैं। ओके और उसकी वजह से क्या होता है, जो नॉर्मल हमारी एनाटॉमी है, वो डिस्टॉर्ट हो जाती है। ओके ट्यूब, ओवरीज वगैरह अगर आपस में चिपक जाएंगी तो वो जो नॉर्मल हमारी एनाटॉमी है वो डिस्टॉर्ट हो जाती है। तो वो भी कहीं ना कहीं आपको फर्टिलिटी में हैम्पर करती है। तो उसके लिए मेन चीज़ ये है कि आपके जो भी सिम्टम्स हैं उसको आप नज़रअंदाज मत करो। आप ये बोलना छोड़ दो कि अरे इतना पेन तो होता ही है मेंसेस में। अगर कोई आपको क्रॉनिकली आपको फटीग फील हो रहा है तो डोंट ओवरलुक इट, या है ना। ट्राई, गो एंड गेट योरसेल्फ चेक्ड, गेट द अल्ट्रासाउंड डन। एक रूटीन चेकअप आपको करवा ही लेना चाहिए। यू नेवर नो, देयर माइट बी सम पार्ट ऑफ एंडोमेट्रोसिस इनसाइड, तो डोंट ओवरलुक इट। एंड या, for endometriosis, if you are diagnosed with endometriosis and you are facing a fertility issue, you should always consult a good endometriotic surgeon with a fertility specialist. इसके अंदर दोनों ही एस्पेक्ट साथ में काम करते हैं, बिकॉज समटाइम्स यू माइट रिक्वायर अ सर्जरी फॉर एंडोमेट्रोसिस जस्ट टू आपका एडेशोलाइसिस के लिए आप वो एडेशंस जो हैं जी रिमूव कर देते हैं तो नॉर्मल एनाटॉमी वापस से आ जाती है। ओके तो कई बार आपको उसकी भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो उसके लिए आपको एक गुड एंडोमेट्रियोटिक सर्जन की ज़रूरत है, नॉट एनी अदर सर्जन, गुड एंडोमेट्रियोटिक सर्जन, बिकॉज इसकी सर्जरीज ऐसे इजी नहीं होती है। हाँ, इजी नहीं होती, मतलब इट्स नॉट अ रेगुलर सर्जरी। ओके यू रिक्वायर अ certain type of skill set, ओके and there are people who are just specialized for endometriotic surgeries. ओके So I really want to say it again, go to only surgeon who deals with the endometriosis, endometriotic surgery. gynecologists who are Yes, yes, they are. surgeons also Yes, so this yes. become like a super specialty line of gynecology Yes, yeah. okay Yeah. So there is a in laparoscopy also ना, there is a set of skills. एक जो है जो TLHs करते हैं, बेसिक लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज करते हैं, एंड देन द कम एंडोमेट्रियोटिक सर्जन, जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स सर्जरीज होती हैं ये, जो कि काफ़ी डीप डिसेक्शंस एंड ऑल, दोज आर रिक्वायर्ड okay फॉर दिस। तो कई बार क्या होता है कि अगर कोई उसमें सही से ट्रेंड नहीं होता है ना, तो वो पूरी डिजीज़ को वो क्लियर ही नहीं कर पाते।
और कहीं ना कहीं वो डिजीज़ पीछे रह जाती है। तो अगर वो पीछे रह जाती है तो फिर वो अगस्त तो रिकरेंस क्लियर करती है। तो उसके लिए पहले तो उसका पूरा प्री क्या कहते हैं डायग्नोसिस ही आपको पूरा ढंग से करना पड़ता है, एमआरआई अल्ट्रासाउंड करके देखना पड़ता है कि क्या एक्सटेंट ऑफ डिजीज़ है वो, एंड देन उसका अगर हमें क्लियर करना है तो उसके लिए प्रॉपरली कैसे क्लियर होगा, उस सब चीज़ के लिए एक प्रॉपर जो इंसान उसके लिए ट्रेंड है उसी के पास जाना चाहिए। एंड विद दैट यस, आपको आईवीएफ स्पेशलिस्ट को भी साथ में रखना होगा, बिकॉज वो उन सर्जन का पॉइंट ऑफ व्यू एंड द स्पेशलिस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू बोथ हैज़ टू कम टुगेदर इन दिस फॉर अ कंसिडरेशन फॉर अ फर्टिलिटी ट्रीटमेंट। उसके अलावा अगर हम बात करें थायराइड एंड डायबिटीज़ की, तो यस, अनकंट्रोल्ड थायराइड विल लीड टू रिपीटेड मिसकैरेजेस एंड अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ विल लीड टू बर्थ डिफेक्ट्स इन द बेबी, इन बर्थ डिफेक्ट्स या ओके, तो ऑफ कोर्स आपको कंसेप्शन से पहले इन दोनों चीज़ों को अंडर कंट्रोल करना है। करना ही चाहिए। Yes, very important. So this is where they have to concentrate and take care, like यस, all under medical supervision. और अंडर मेडिकल सुपरविजन। Absolutely, sir. So, doctor, you were just mentioning about laparoscopy. You are also a laparoscopic surgeon, right? और आज साइंस ने इतनी तरक्की करी है that laparoscopic surgeries are taking precedence over regular surgeries. आपकी नज़र में, keeping a woman's health in mind, like you said, holistic health, what is the importance of your laparoscopic surgery? उसकी क्या एडवांसमेंट हुई है कि वो कौन से केसेस में इट इज़ अ बेटर ऑप्शन, या what are the advantages by and large? I'm just going a little on the side to basically throw some light on women's health. या सो मैम है ना, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी वी कॉल इट मिनिमली एक्सेस सर्जरी। Okay. तो दोज आर द वो दिन चले गए जब ओपन सर्जरीज मोर प्रिवलेंट थी। अब सब कुछ मोस्ट ऑफ लाइक 98% 99% जहाँ तक हो सकता है हम लेप्रोस्कोपिकली सारे प्रोसीजर्स करने की कोशिश करते हैं, Right. क्योंकि एक तो क्या है कि उसमें रिकवरी फास्ट होती है, प्लस कॉस्मेटिकली इट इज़ वेरी गुड, क्योंकि आपको सिर्फ 1 सेंटीमीटर से 0.5 mm जितने ही आपके मतलब चीरे आते हैं, इंसिजन्स होते हैं, तो वो हीलिंग अच्छी होती है। यू कैन गो बैक टू योर डेली रूटीन लाइफ Yeah. फास्टर, आप जल्दी से अपन बाउंस बैक कर सकते हो। तो इसीलिए अभी एंड यस, लाइक माय जनरेशन एंड द न्यूअर जनरेशन जो भी अभी है, Yeah. we are getting trained more and more in laparoscopic. So trend is shifting now, even it is going towards the robotic now. Exactly. लेप्रोस्कोपी से भी आगे अभी तो रोबोटिक पे जा रहा है सब कुछ। तो है ना, जहाँ तक हो सकता है इवन कैंसर सर्जरीज हो गई या फिर गायनेक सर्जरीज हो गई, इवन जनरल सर्जरीज जो भी रहती हैं, हर्निया हो गया, सब कुछ वो सब अभी लेप्रोस्कोपिकली ही होने लगा है बिकॉज ऑफ इट्स ओन एडवांटेज। Right. So basic advantage, the healing time is lesser. Loss of blood is lesser, like Yeah, the leak, yes, right? yes. That is why the healing time is better. हाँ, एंड प्लस वुंड इंसिजन जो हमारे हैं वो 1 सेंटीमीटर से 0.5 mm जितने ही रहते हैं। इसके अलावा अगर ओपन सर्जरीज की बात करें तो द इंसिजन्स आर रियली बिग, सो इट टेक्स टाइम टू हील। इफ द स्मॉलर द This is less painful also. this is less painful also. This is less painful, less bleeding, quicker healing time, recovery. You can bounce back to your daily routine very easily. Cosmetically it is better looking. So all these things are benefit advantages on that. Having said that, people think कि laparoscopy surgeries are very expensive. तो I would want to say कि आप अगर ओपन सर्जरी की बात करेंगे तो ठीक है, प्रोसीजर चार्जेस वुड बी लिटिल लेस, बट आपको उसके लिए जो एडमिशन डेज होंगे ना वो 4 to 5 डेज रहेंगे, जी। तो योर एडमिशन कॉस्ट विल बी मोर इन दिस। Right. बट लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज होती है, इट कम्स विद इट्स ओन स्किल सेट, सो जो प्रोसीजर चार्जेस वुड बी हायर विद ऑल्सो उसके जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो सब काफ़ी एडवांस होते हैं। जी। देर आर 3D लेप्रोस्कोपी एंड ऑल थिंग्स, तो वो चीज़ों की वजह से जो प्रोसीजर चार्ज होते हैं वो थोड़ा हायर साइड में होते हैं, क्योंकि इतने ही स्किल्ड पर्सन आपको लगता है, जितना ही स्किल्ड सर्जन आपको लगता है, बट आपका एडमिशन टाइम बहुत कम हो जाता है। आप Exactly. 1-2 दिन ही एडमिट रहेंगे एंड देन यू विल बी डिस्चार्ज फास्ट। तो लॉन्ग रन में देखा जाए तो
laparoscopy would be the better choice. Yes. Thank you so much for all the wisdom that you have shared today. And honestly, audience, we as see, अगर हम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए we are the nurturers, we are the guide, we are the healers. क्या हम इस लायक हैं कि हम किसी को नर्चर कर सकें? क्या हम इस लायक हैं कि हम किसी को गाइड कर सकें, हील कर सकें? तो खुद को एम्पावर करिए एंड दिस इज़ व्हाट एट 9 एंड बियॉन्ड वी आर डूइंग कंटिन्यूअसली. हमारी इच्छा है कि हम आपको इतना एम्पावर करें कि आप इतने रेडी हों, लाइक यू नो जिसको बोलते हैं इमोशनल रेडीनेस फॉर द कंसेप्शन, फॉर हैविंग अ चाइल्ड. हर इंसान चाहता है, पर इस दुनिया को और खूबसूरत बनाइए एंड वी आर ऑलवेज देयर एट योर सर्विस. आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चंस हो, डू नॉट हेजिटेट, प्लीज़ पुट देम इन कमेंट्स. व्हाट यू लाइक वो भी बताएं, जो आपको पसंद नहीं आ रहा है वो भी बताएं, सो दैट वी कैन ब्रिंग यू बेटर नॉलेज. और आपको कहीं पे भी हमारी गाइडेंस चाहिए, विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प, बिकॉज आपने देखा हमारे पास कितने सारे प्रोफेशनल गायनेकोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं. We can reach out and we can help. So please do not ever hesitate to communicate with with your partner, with your family, with your society, and with us. 9 and beyond will do everything to serve you. Thank you so much. Take care and God bless till we meet again.